अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है जहीर अहमद। और हमारे दरमियान में गैप आ जाता है प्रोग्राम्स का और उसके अंदर पाकिस्तान की सियासत कहां से कहां जा पहुंचती है। और आजकल पाकिस्तान की सियासत जो है वो हर लम्हा एक टर्न ले होती है। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई हॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं कि हर वक्त कोई ना कोई एक्शन हो रहा होता है और कोई ना कोई उसके अंदर सस्पेंस आ रहा होता है और अभी तक कोई क्लाइमेक्स पे चीज नहीं पहुंच सकी है। तो जो कुछ चल रहा है उसके ऊपर हम सामने डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। आप प्रोग्राम आखिर तक देखेगा ताकि आपको पता चलता रहे क्या क्या डेवलपमेंट्स उसके अंदर हो चुकी हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को आपने जरूर प्रेस करना है। अस्सलाम वालेकुम जहीर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, हमारे प्रोग्रामों के दरमियान तो आ जाता है गैप, लेकिन पाकिस्तानी सियासत के अंदर गैप नहीं आ रहा होता। वो तेजी और आई तेजी हुई। के साथ आगे आगे बढ़ रही होती है। हम अभी एक तज्जिया करके एक एनालिसिस करके आगे जाते हैं और पीछे से सूरत हाल जो है वो तब्दील हुई हुई होती है। तो अभी ये जो बात ठीक है। जो तब्दील हुई है उसमें मौलाना फजल रहमान के पास पीटीआई जो है वो पहुंच गई है। मौलाना फजल रहमान जिसके बारे में इमरान के जो अल्फाज होते थे, जिस किस्म के भी, और उनकी पार्टी भी। और आपको याद होगा कि वो एक खातून की रोते हुए वीडियो भी थी लंदन से जिसमें उसने कहा था अब डीजल फजलू हमारा सदर बनेगा। बहरहाल अब दो तीन चीजें और हुई हैं। एक तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जमाते इस्लामी ने अब ये पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की तरफ जा रहे हैं कि उसके साथ हम मिलके हुकूमत बनाते हैं। अच्छा, एक और खबर एक सहाफी ने दी थी कि जब इमरान खान ने जेल के अंदर कहा कि हम मौलाना फजल रहमान को क्या देंगे केपी में अगर वो हमारे साथ इत्तेहाद करते, तो उन्होंने कहा उनका भाई एमपी है, हम उसको स्पीकर बना देंगे। लेकिन असद कैसर ने बाहर आके जब मौलाना से बात की तो उन्होंने ये बात नहीं की क्योंकि वो अपने भाई को बनाना चाह रहे थे। लेकिन मौलाना ने जो इंटरव्यू दिया है उस इंटरव्यू पे भी हम बात कर लेंगे। लेकिन मौलाना ने अभी तक कोई इंडिया नहीं दिया कि उन्होंने पीटीआई के साथ कोई हुकूमत बनानी, वो अभी तक सिर्फ एजुटेशन के मोड में। तो आपको क्या लग रहा है कि मौलाना अपना भाव बढ़ा रहे हैं? क्योंकि मौलाना को हमेशा अपने जुस्से से ज्यादा लेने की आदत है। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। पहले तो मैं ये है कि जिस तरह मौलाना साहब को इमरान खान साहब कहते रहे, इमरान खान साहब को मौलाना साहब भी पता नहीं यहूदी एजेंट और क्या-क्या कहते रहे। तो बिल्कुल ये दोनों बिल्कुल तरफ ठीक से कह रहे जो हैं। लफ्ज़ी गोलाबारी। दूसरा गोलाबारी ये हुई थी। कि आप जिस तरह कह रहे हैं दूसरा, इस दफ़ा मौलाना साहब मायूस इसी वजह से, और सब लोग यही तज्ज़िया कर रहे हैं कि अगर इनको 12 से 15, 10 से 12 सीटें भी अगर मिल जाती, तो शायद ये ना बोलते। तो बिल्कुल वो हर दफ़ा उन्होंने बड़ा पुराना एक ख्वाब देखा हुआ है सदर बनने का, लेकिन वो हर दफ़ा कभी ज़रदारी साहब आगे यूँ-यूँ करते हुए नज़र आ जाते हैं, कभी कोई नज़र आ जाता है। तो इस दफ़ा उन्हें सख्त गुस्सा आया हुआ है। और मुझे याद है कि किसी ज़माने में ज़रदारी साहब कहा करते थे कि मैं मौलाना साहब से सियासी सबक पढ़ता हूँ, लेकिन जिसको मौलाना साहब ने ज़हनी तौर पे अपना शागिर्द समझना शुरू कर दिया था, वही जो है उस शागिर्द है वो हर दफ़ा आगे नज़र आ जाता है, तो इस वजह से उनका गुस्सा है। लेकिन ये जो आपने बात की है ना कि मौलाना साहब के हवाले से या इमरान खान, ये सिर्फ कल की या परसों की बात है। आपको याद होगा इनकी खुश दामन का इंतकाल हुआ था, तब उस दिन अली मोहम्मद खान और दूसरे लोग गए थे। और मुझे उस दिन बड़ी हैरत हुई थी जिस दिन इमरान खान साहब ने कहा कि एमक्यूएम पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन से इत्तेहाद नहीं होगा, उसमें मौलाना साहब का नाम नहीं था। तो ये कहीं न कहीं इनके कोई न कोई मतलब निचले लेवल के ऊपर जो केपी के अंदर इनके वज़ीर हैं या साबिक एमएनए जो भी है, वो इनके साथ किसी न किसी तरीके से राब्ते में थे। ये बड़ा सिग्निफिकेंट था। हम्म। और एक चीज़ और, इमरान खान साहब जो है वो हमेशा अपने सामने थोड़ा-सा अगर किसी रोड के थ्रेट महसूस करते हैं, अगरचे उनका वोट बैंक नहीं है मौलाना का, वो हमेशा उन थोड़ा-सा अगर कहीं से फ़ील करते थे, वो करते थे मौलाना से। क्योंकि मौलाना जो है वो आपको पता है स्ट्रीट पावर भी रखते हैं, मौलाना साहब को फिर फ़तवे देने का तो वैसे ही वो है। फिर उनके पास अपनी कल्ट फॉलोइंग है। इन बाकी किसी पार्टी के पास उस तरह की कल्ट फॉलोइंग नहीं है, ना नून के पास है, ना पीएमएलएन के पास है, जमात के पास है, जमात इस्लामी। तो ये एक उन्होंने अपना भाव का भी कहा जा सकता है। इस टाइम खैर पीटीआई की सफ़ों के अंदर उनकी बड़ी तारीफ़ें भी हो रही हैं और हो सकता है जमीयत उलमा इस्लाम की सफ़ों के अंदर पीटीआई की तरफ से नरम गोशा होगा। लेकिन ये इसको ये ना समझा जाए कि मौलाना साहब ने कोई इमरान खान की मोहब्बत में या पीटीआई की मोहब्बत में सारा कुछ कहा है। वो उन्होंने जिस वजह से कहा है वो आपको पता है। उन्हें अगर 10 सीटें मिल जाती तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहना था। इस तरह की कोई बात होनी नहीं थी। अच्छा, 6 सीटें आई हैं उनकी कौमी असेंबली के अंदर। दूसरी बात ये है कि ज़हीर वो नवाज शरीफ के बारे में भी कोई खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे हैं और वो ये बार-बार ये कह रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ साहब को कह रहा हूँ कि आए हम ऑपोजिशन के अंदर बैठते हैं। उनके जो इंटरव्यूज़ हम देख रहे हैं। अच्छा, एक उनका इंटरव्यू जो आया है और जो जिसमें नदीम मलिक का, उसमें उन्होंने कह दिया कि हमें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद लेके आएँ। अच्छा, उसमें फिर एक हामिद मीर साहब की कोई वीडियो निकली है जिसमें वो कह रहे थे कि जी जनरल बाजवा को कोई किरदार नहीं है
तहरीक अदम एतमाद लाने में। फिर बिलावल भुट्टो की एक वीडियो आई है जिसमें बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि जी जनरल बाजवा ने तो हमें कहा था तहरीक अदम एतमाद वापस लें। फिर अख्तर मैंगल की भी आई है, अख्तर मैंगल का भी इंटरव्यू आया है जो उन्होंने चैनल को दिया है, उसके भी टिकर्स मैंने देखे। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने हमें कहा था तहरीक अदम एतमाद जो है वो वापस ले लें। तो अब ये तहरीक अदम एतमाद जो है ना वो अभी तक एक गुंजलिक बन गया। मौलाना साहब पहले तो कहते थे ये मेरी पावर से गया है, मैंने इसको निकाला है, अब वो फौरन उन्होंने जनरल बाजवा, जनरल फैज को, अब जनरल फैज वो हैं जिनके बारे में इमरान ने खुद कहा था कि मुझे 2021 में मालूम हो गया था कि ओपोजिशन मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला रही है, इसलिए मैं चाह रहा था कि जनरल फैज जो है वो ISI चीफ रहे, लेकिन जनरल बाजवा ने उसको हटा दिया। अब जनरल फैज उसके अंदर आ गया। जनरल फैज के बारे में कल शहबाज गिल ने एक ट्वीट डाली कि जनरल फैज ने कहा मेरा कोई किरदार नहीं इसके अंदर, फिर शहबाज गिल ने वो ट्वीट डिलीट कर दी। तो अब तहरीक अदम एतमाद और जनरल फैज जो है ये कहां तक आपको नजर आ रहा है साथ मिले हुए? अच्छा देखिए, ट्वीट डिलीट करने का मतलब ये हो सकता है कि इस वक्त जाहिर है कल पूरा रात को ट्रेंडिंग पे मौलाना फजल रहमान साहब थे, तो मौलाना फजल रहमान साहब को इस वक्त चैलेंज करना या उनको गलत साबित करना PTI के कम से कम इस वक्त उसमें नहीं है। रह गया ये सवाल, आपको याद होगा कि फजल रहमान साहब ने 2-2.5 महीने पहले जिन दिनों में इन्होंने शुरू किया था ना वो कि मौसम खराब है, इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, उन दिनों में एक बयान दिया था कि अदम एतमाद जो है वो जरदारी साहब के ने इसके ऊपर इंसिस्ट किया था और मैं रोकता रहा था। अब मैं एक चीज आपको बताऊं कि पहले तो जितने भी साफी हैं जिनमें से अक्सर जो है उस वक्त बाजवा साहब को वो कह रहे थे, खासतौर पे जिनको इंटरव्यू दिया वो तो सबसे ज्यादा बाजवा साहब को डिफेंड करते रहे कल उन्होंने जिनको इंटरव्यू दिया है। लेकिन अगर आप ख्वाजा साहब का, ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू सुने और राना सनाउल्लाह के मुख्तलिफ इंटरव्यू जिसमें तल्ला साहब का भी इंटरव्यू शामिल है वो सुने, तो उसमें आपको एक नजर आती है ख्वाजा आसिफ की मंसूर अली खान वाले इंटरव्यू में कि हमें बाजवा साहब ने बहुत पहले कहा था कि ये कर लें, तो हमने कहा था कि इस टाइम हमारे पास नंबर नहीं है, इस टाइम हम ये नहीं कर सकते। तो बाजवा साहब को क्लीन चिट देना मेरे ख्याल है वो किसी भी तौर पे ठीक नहीं है। ये जो आपने बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि बाजवा साहब ने आके कहा था कि अदम एतमाद वापस ले लें। देखिए एक फर्ज, मतलब एक सपोज, लेट्स सपोज उसूली तौर पे आइन के अंदर वजीर आजम को रिपोर्ट, वजीर आजम के अंडर है आर्मी चीफ, प्रैक्टिकली वो है या नहीं है ये एक डिबेट है बहुत बड़ी, लेकिन ये वजीर आजम के अंडर है। अब एक सिटिंग वजीर आजम जब कहे एक आर्मी चीफ को कि आप मैसेज लेके जाएं और जाके कहें कि अदम एतमाद वापस ले लें, बेशक वो उस टाइम के ऊपर उसी नीचे वाले बंदे ने यानी आर्मी चीफ ने जो उनके अंडर है प्राइम मिनिस्टर के, बेशक उन्होंने कहीं ना कहीं मोटिवेट भी किया हो इन जमातों को, इनके साथ मिला भी हो, तो वो हो ही नहीं सकता कि वजीर आजम के इस मैसेज को लेके ना आए आगे। वो उस तरह लेके आए थे, इस सिर्फ इस मैसेज की बुनियाद के ऊपर जनरल बाजवा साहब को आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने किसी किस्म की कोई चाल नहीं चली होगी या किसी किस्म की कॉन्स्पिरेसी नहीं की होगी। तो ये जो है ना ये बिल्कुल एक ऐसा गंद जो है, ये पंडोरा बॉक्स है जिसके अंदर अब जाते हैं। अब देखें, जनरल फैज ने कभी आज तक इस तरह से आगे अपनी सफाई नहीं दी, अब उनको सफाई देनी पड़ी है आगे बाकायदा तौर पे। और इसके ऊपर भी बड़ी बात हो रही है, कल आमिर इलियास राना साहब भी ये कह रहे थे कि शायद मौजूदा जो DGIS आए हैं उनको उन्होंने वो कर दिया है, क्लीन चिट दे दिया, क्योंकि ये तो कोर कमांडर थे तो उस वक्त जिसने जनरल फैज ने खुद कहा है। ये एक मौलाना साहब को सोचना चाहिए था कि वो जब बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी नपे तुले अल्फाज में और बड़े जबरदस्त तरीके से बात की है, ये नहीं है कि उनके मुंह से निकल गया कि वो कोर कमांडर, उन्हें पता ही ना हो कि वो कोर कमांडर है और वो बात कर दे। देयर इज समथिंग बिहाइंड द सीन के जो उन्होंने अपना एक मैसेज देना था जिसको बड़े वजह तौर पे दे दिया है, और उसका अब रिएक्शन भी आज पूरा दिन आता रहा है। MKM भी बोल रही है, दूसरे लोग भी, मलिक अहमद भी बोले हैं, ये मरियम औरंगजेब वगैरह भी बोली हैं, तो ये है इसमें। हाँ, ये है। अच्छा, दूसरा ये है कि हम इलेक्शन के ऊपर आते हैं कि अभी जो पार्टियां हुकूमत साजी के अंदर जाना चाह रही हैं, कोई चीज भी किसी की जगह पे वाजे नहीं। अभी मैंने बैरिस्टर साहब का TV के ऊपर इंटरव्यू देख रही थी, तो उन्होंने कहा है कि हम पंजाब में ओपोजिशन में बैठेंगे। तो जाहिर है वो मरकज में उन्होंने उमर अयूब को कर दिया। उमर अयूब ने कहा हमारे नंबर पूरे हैं। मुझे नहीं पता कि उनके नंबर कैसे पूरे हैं। उन्होंने कहा हमारे नंबर पूरे हैं, हम हुकूमत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के बगैर अभी तक किसी के भी नंबर पूरे नहीं है कि वो हुकूमत बना सके। हुकूमत बनाने के लिए आपको 156 शुरू में चाहिए और उसके बाद रन ऑफ इलेक्शन होता है। लेकिन इसी तरह नवाल्दी की सीटें बढ़ती जा रही। अभी आज भक्कर से नवानी उनके साथ शामिल हो गए हैं और उन्हीं के 6 MPA जो है वो उनके साथ शामिल हो गए। तो पंजाब में तो बहुत सिक्योर हो चुके हैं। मेरे ख्याल में 200 से ऊपर उनका चला जाएगा। कल खुशाब की भी एक सीट पे री इलेक्शन हुआ, तो वहां से इस्तेहकाम पार्टी दोबारा से जीत गई। तो इस्तेहकाम पार्टी की 3 सीट्स वो हो चुकी हुई हैं।
तो नंबर गेम अगर में देखें तो 80 हो चुकी हैं इस वक्त नवाज लीग की, और 92 हैं जी इस वक्त उसकी पीटीआई की। अभी 5 आजाद हैं जिन्होंने फैसला करना है। तो नंबर गेम तो पूरी नहीं है पीटीआई को, किस बिना के ऊपर कह रहे हैं कि हम मरकज के अंदर हुकूमत बना लेंगे पीपल्स पार्टी के बगैर। पीपल्स पार्टी के बगैर तो मेरे ख्याल में नवाज लीग की भी मुश्किल है, पीटीआई कैसे बनाएगी? अच्छा शनीला, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। कल ये मैं इंफॉर्मेशन नहीं, मेरा तज्जिया है, ये इसको आज नोट भी कर लीजिएगा। शहबाज शरीफ साहब उस तरह से इस टाइम सेफ नहीं है, उसकी कुछ मैं रीजंस आपको बता देता हूँ। एक तो ये है, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर वो जो इत्तेजाद हसन साहब कहते हैं कि फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकता है, इम्पॉसिबल जो आपको नामुमकिनात नजर आ रही होती है वो भी हो जाता है सम टाइम। आपको याद होगा यूसुफ शाह गिलानी को किस तरीके से सेनेटर बनाया था। आपको याद होगा जिस जमाने में आसिफ जरदारी साहब से नवाज शरीफ साहब ने शिकवा किया था, इनके नून लीग के साथ हाथ किया था प्रॉमिस करके, यानी कि रात के टाइम बकायदा जितने लोग थे, जितने मेंबर थे जिन्होंने वोट डालने थे, वो सारे के सारे डिनर पे मौजूद थे, और जब वोट डालने की बारी आई थी तो वो वहां पे नहीं थे। तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से इस वक्त रियासत के ऊपर, स्टेट के ऊपर एक किस्म का प्रेशर है, मुझे हैरानी हुई है कि कल चौधरी शुजात मिलने गए। मैं अपने पॉइंट पे दोबारा आता हूं, मैं बीच में ऐड करना चाह रहा हूँ। चौधरी शुजात मिलने गए हैं परवेज लाई को, ये मेरे लिए बड़ा सिग्निफिकेंट चीज थी। और दूसरी आज हैरानी एक और हुई है, वो ये पीर पगाड़ा साहब ने बयान दिया है, जो कि पीटीआई के चेयरमैन, बानी चेयरमैन के हक में दिया है ये। और आपको पता है कि पीर पगाड़ा वो साहब उनके साथ जो है है, पीर पगारा, पहले भी उन्हीं के साथ थे जिसको तहरीक कदम उनकी पार्टी ने छोड़ा नहीं था पीटीआई को, हाँ उनके थोड़ा सा साथ ही वही थे। मैं कह रहा हूँ ना, इस टाइम इन प्लेयर्स को, जिनके हवाले से वैसे कहा जाता है कि डोरियां शायद हिलती हैं, इन प्लेयर के इस तरह चले जाना, एक नंबर वन। दो, मैंने मिसालें आपको दे दी कि यूसुफ शाह गिलानी के वोट नहीं थे, बड़ा रोला पड़ा था लेकिन जीत गए थे। और बाद में जरदारी साहब ने कहा जी, उन्होंने कहा देखेंगे चेक करेंगे, उन्होंने भी कहा चेक करेंगे। दो ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें एक दफा नून लीग के साथ धोखा हुआ था और एक दफा पीपल्स पार्टी के साथ धोखा हुआ था। पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग ने धोखा किया था। उस टाइम शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आया था कि हमारे 11-12 बंदे चले गए, इनकी हम तहकीकात करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि अभी भी एमक्यूएम जो कि किसी के इशारे पे चलती है, वो अंदर जाके वोट उमर अयूब को अगर डाल देती है, लेट्स सपोज पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन तो खैर नहीं, नहीं नहीं पीपल्स नहीं नहीं पार्टी की नहीं तरफ से इस जहीर, तरह डाल दिया जाता है। एक मिनट जहीर, एक मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर दूं। जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और जो सेनेट का चेयरमैन होता है और या जो सेनेटर होते हैं वो खुफिया रायशुमारी होती है। जो वजीर आजम का इलेक्शन होता है वो खुफिया रायशुमारी नहीं होती है। जिन्होंने वोट डालना होता है वो एक एक साइड के ऊपर हो जाते हैं। तो इसलिए शहबाज शरीफ की दफा अगर उनकी पार्टी का कोई मेंबर उनको नहीं डाले, उसकी सीट जो वो खत्म हो जाएगी। ये फर्क है, शहबाज शरीफ की खुफिया इसमें रायशुमारी नहीं होनी है। इसमें इसमें एक और चीज भी होती है ना, अगर मेंबर जो है वो एब्सेंट हो जाए वोटिंग वाले दिन, फिर उसके उसके उस टाइम के ऊपर क्या होगा। आपको याद होगा पंजाब असेंबली के अंदर जब हमजा शहबाज उतरे थे, एक दफा हमजा शहबाज पहले बने थे फिर उतरे थे, एक मखसूस नंबर होता है 186 का। आप अगर 186 नंबर नहीं ले सकते ना, तो उसके बाद आपको फिर सिंपल मेजोरिटी लेनी पड़ती है, मतलब हाउस के अंदर ना, जब दोबारा करना है 186। जी यहाँ पे अगर मखसूस नशिस्तें निकाल दें तो 134 का नंबर है, अगर डाल दें, पहले 172 था, अब शायद थोड़ा सा क्योंकि कौमी असेंबली की वो कम हुई है, तो उस सूरत में भी जिस, 156, हाँ, तो अगर कोई एब्सेंट हो गया, कोई ना सॉरी आया, कोई 169, 169 169 है, आपने तो लेनी है। तीन अब वोट कम है। 172 थी मैं पहले। मैं हाँ अब मेरा 169। अभी भी मानना ये है, जितनी स्पीड के साथ एहतजाज हो रहे हैं, जितनी स्पीड के साथ मामला खराब हो रहे हैं इस वक्त, उस तमाम को देखते हुए कुछ भी हो सकता है। ये नहीं है कि कंफर्टेबल पोजीशन में है, लेकिन ये खैर अच्छा है कि इमरान खान साहब ने अच्छा पंजाब में भी अपने उसमें जहीर थोड़ा थोड़ा मैं भी मफरूजा डाल दूं। जो एहतजाज हो रहे हैं जीडीए के, उसके ऊपर आके बात कर रही है सिंध की हुकूमत, ठीक है। जो पीटीआई कर रही है, जो पीटीआई ने आज बैठ के अपने टीवी के स्क्रीनशॉट दिखाए हैं धांधली के सबूत के तौर के ऊपर, उसके ऊपर बात करी थी मरियम औरंगजेब। उन्होंने भी फिर आकर टीवी स्क्रीनशॉट दिखाए कि अगर आप देख रहे कहीं पे जीत रहे हैं कहीं पे हार रहे हैं तो ये देखें हमारे वालों के साथ भी ये सब कुछ हुआ था। तो टीवी स्क्रीनशॉट जो सबूत के तौर पे थे वो दोनों ने दिखाए हैं। जीडीए थ्रेट है पीपल्स पार्टी के लिए। तो मुझे ये लग रहा है कि चूंकि पीपल्स पार्टी डबल गेम अभी तक कर रही है, कभी वो पीटीआई की तरफ जा रही होती है, कभी इनके साथ मामला तय करते हुए मीटिंगें कैंसिल कर रही होती है, तो शायद जीडीए को खड़ा करके उनको कहा जा रहा हो कि फटाफट अपने मामला तय करो नवाज लीग के साथ, वरना फिर आपके लिए ये थ्रेट है और हम इसको फिर आपके खिलाफ एहतजाज शुरू करा देंगे तो आपकी सिंध में हुकूमत नहीं चलनी, क्योंकि वो सिंध में एहतजाज हो रहा है। सो ये मफरूजा इस दूसरी साइड का भी हो सकता है कि जो कहा जा रहा है कि
अगर उन लाडले हैं, अगर वो उनको लाना चाह रहे, क्योंकि 9 मई वालों को इतनी आसानी से माफ करके लाना, आप तो ये लोगों को मैसेज दे रहे कि उठो, कोर कमांडर हाउस पे, जीएचक्यू पे हमला करो, उसके बाद आप आके हुकूमत बना लो, तो हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। तो ये तो दूसरी साइड को भी मैसेज दिया जा रहा होगा कि फटाफट हुकूमत बनाओ, वरना हम ये एहतजाज जारी रखेंगे, क्योंकि पीर पगाड़ा बार बार मार्शल लॉ की बातें कर रहा है। सो मेरा तो मफरूजा ये है कि ये उन दोनों जमातों को इकट्ठा करने के लिए किया जा रहा है। बाकी वजीर आजम की खुफिया रायशुमारी का है, उसमें जो बंदा नहीं आएगा या जो बंदा गायब होगा, उसकी सीट के ऊपर तलवार भी लटक जाएगी उसको, क्योंकि बंदियाल का आ चुका हुआ है फैसला, जिसकी सूरत के अंदर वो अपनी सीट से हाथ धो बैठेगा। अच्छा, ये बात बड़ी अहम है, जिस तरह आपने पीर पगड़ा की बात की है, सिर्फ पीर पगड़ा ने माशाल्लाह का नहीं डराया। आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, वो कह रहे हैं कि मिल के मामलात को तय करें, वरना हालात देखा खराब हो वही। जाएंगे, वो मार्शल वाली साइड पे जा हाँ, सकते हैं। देखा। लेकिन लेकिन हाँ, देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो बेशक नून लीग के आगे इस तरह का वो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मसला तो ये है ना कि उस तरफ से इमरान खान ने सख्ती से मना किया हुआ कि इनके साथ बात ही नहीं करनी। मुझे पता है कि वो फैसल करीम कुंडी का भी बयान आया था, नदीम अफजल चंद का भी आया था कि मैं पाँव में हम पढ़ सकते हैं, या उनके 95% बंदे चाहते हैं कि हमारे साथ इत्तेहाद हो, पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद हो। तो वो है, लेकिन उधर से तो ये वाला जो मामला है ना, वो तो जब इमरान खान इजाजत देंगे तो तभी ये गौर वगैरह या कोई भी आगे पीपल्स तो पार्टी से उसमें, मिलेगा। अच्छा, उसमें ज़हीर मुझे एक बात बताएं, असद कैसे बाहर आते हैं, वो आके कहते हैं कि इमरान ने क्या तमाम जमातों से राब्ता करें, पीपल्स पार्टी के साथ भी कहा। थोड़ी देर बाद गौहर अली खान आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इमरान खान ने कहा पीपल्स पार्टी के साथ बात नहीं करनी। अगर मौलाना के साथ जाके बैठा जा सकता है ना, मौलाना के साथ जिनकी सबसे ज्यादा इनकी चल रही थी, तो पीपल्स पार्टी तो इतना है इनके लिए हक में बोलते भी रहे हैं। इद्दत वाले केस के ऊपर भी बिलावल ने बात की थी, फिर बिलावल ने और चीजों के ऊपर भी, तो उनके बारे में तो ये तो अभी तक पार्टी के अंदर भी कंफ्यूजन है। एक आता है कोई बयान देता है, दूसरा आता है कोई बयान देता है, तो क्लैरिटी तो अभी इनमें भी नहीं है कि उन्होंने किन किन नहीं, जमातों उसमें के साथ देखिए, राब्ता उसमें करना है। थोड़ा-सा ये है, ये चीज़ वाज़ह कर लें कि हुकूमत में शेयरिंग करना, हुकूमत किसी के साथ मिलकर बनाना एक बात होती है, अपोज़िशन करना दूसरी बात होती है। मौलाना के तरफ अभी तक जो सामने तौर पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने जो शुरू में बात की ना पार्लियामेंटेरियन वाली, उनके सेक्रेटरी जनरल बाहर बैठे हुए हैं, और अगरचे इन्होंने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के साथ ऊपर से गौहर अली साहब ने कह दिया कि हम उनके साथ भी इत्तेहाद नहीं करेंगे। एक तो मसला उन्हें भी पता है कि आपको पता है जमात इस्लामी के साथ जिस दिन फैसला हुआ था, उसी दिन नोटिफिकेशन हो गया था कि उनके तीनों एमपीए कैंसिल हो रहे हैं। इस टाइम पार्लियामेंटेरियन के 2 एमपीए हैं। अंदरूने खाना मुझे वहाँ के कुछ लोगों ने बताया है कि उनके साथ मुकम्मल तौर पे राब्ते में है। ये मैं केपी की हद तक बता रहा हूँ। यहाँ पे मौलाना के साथ वो अपोज़िशन के में एक साथ बैठना चाह रहे हैं। अपोज़िशन में बैठने में मेरा नहीं ख्याल कि कोई हर्ज है, या अपोज़िशन में आप ये उस तरह नहीं कह सकते कि अपोज़िशन तो ज़ाहिर है, हुकूमत होती है, उसमें वज़ारतें मिलती हैं, मराद मिलती हैं। अपोज़िशन में मराद नहीं मिलती। आप दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, एक-दूसरे को पसंद ना करें करें ना करें। तो मेरे ख्याल में इधर ये अपोज़िशन के लिए ट्राई कर रहे हैं। हाँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा खबर होगी, और मुमकिनात तो हो जाती हैं। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से इनकी बात नहीं बनती, लेट्स सपोज। अब इनको एक कवर तो चाहिए केपी में हुकूमत बनाने के लिए। वहां पे अगर जेयूआई के साथ हो जाता है, तो ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी खबर होगी। चले जी नाज़रीन, ये सारा कुछ तो चलता ही रहेगा और हम आपके सामने सारे तज़िये लेके आते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत में जब तक हुकूमत नहीं बन जाएगी, जो कि मार्च में बनानी ज़रूरी होती है, इलेक्शन के बाद 29 दिन के अंदर-अंदर हुकूमत को फ़ॉर्म करना होता है, तो उस तक ये सब कुछ चलता रहेगा। कौन किधर जा रहा है, कौन किधर नहीं जा रहा, मार्शल लॉ की भी धमकियाँ दी जा रही है, लेकिन मार्शल लॉ आपको पता है कि किसी भी मुल्क के लिए तबाही का ही बाइस होता है, और कोई भी जमहूरियत पसंद हमारे जैसा मार्शल लॉ को तो सपोर्ट नहीं कर सकता। बुरी से बुरी जमहूरियत भी मार्शल लॉ से बेहतर होती है। फिर आपके सामने हाज़िर होंगे जी, तबसरे लेके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा।